बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। और अपनी दुआओं में मुल्क और कौम की सलामती के लिए तमाम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ करें। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। खबरें भी होंगी, जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे। हमारे मेहमान भी आगे चल के ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज की खबरों से 8 अरब का प्लान तैयार कर लिया गया है। फाइनली बहुत अच्छा इकदाम उठाने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत ने अस्पतालों की हालत बेहतर करने का मंसूबा बना लिया है। 9 मई के शरपसंदों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इकट्ठ। अकबर चौक फ्लाईओवर 6 यूटर्न्स के लिए मकामात फाइनल। पहले यूटर्न पर काम शुरू, डिजाइन एलडीए के हवाले। और जिक्र करेंगे महकमा तालीम की अदम तवज्जोही का। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है, इरफान मलिक साहब उनके साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आ जाते हैं जी, फाइनली मैं अक्सर अस्पतालों की हालत जिस तरह से हम बयान करते हैं और फिर कुछ 6-7-8 दिनों से जाहिद चौधरी साहब जो रिपोर्ट कर रहे थे कि मुसलसल हड़ताल के बाइस कितने मरीज परेशान थे। सो आज से मामूल के मुताबिक आई थिंक काम चल रहा है। अब तो देखें अभी जाके हॉस्पिटल्स में क्या हालात होंगे, क्योंकि 6-7 दिन बाद आज डॉक्टर्स ने एहतजाज ख़त्म किया और काम मामूल के मुताबिक। लेकिन इन 6-7 दिनों में मरीज़ों के साथ जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है? मतलब अगर डॉक्टर्स के साथ कुछ भी वाक़या पेश आएगा तो डॉक्टर्स काम बंद कर देंगे। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, अस्पतालों में सहूलियात का अदम फुकदान इस कदर ज़्यादा है कि ना तो अद्वियात मिलती हैं, ना तो आप फ्री टेस्ट करा सकते हैं। और ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस कदर पुराना है वो भी आपके सामने है। तो फाइनली निगरान हुकूमत ने इसका प्लान तैयार किया। राव साहब कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार के हवाले से काफ़ी कुछ आपने भी कह दिया और अक्सर व बेशतर आपको तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर आपको रिपोर्ट होता भी नज़र आता है कि हालात क्या है। कभी डॉक्टर्स की गफलत से किसी की जान चली जाती है, तो कभी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाता, अद्वियात नहीं मिल पाती, सफाई सुथराई के इश्यूज़ हैं, कभी व्हील चेयर्स तक दस्तियाब नहीं होती, और जो दिल के अस्पताल है वहाँ पर ये सब चीज़ें एक जगह जो आपके मसीहा हैं अगर वो काम करना बंद कर देना, इसी तरफ आ रहा था। तो फिर तो मैं कहती हूँ ना तंजीम है यंग डॉक्टर एसोसिएशन, इसमें इसको तकवीयत देने में जो किरदार है वो मीडिया का ही किरदार है कि इनकी जब भी डॉक्टर साहिबा ने भी इनको बड़ी हवा दी थी। देखिए डॉक्टर साहिबा ने यकीनन, ये हम डिस्कस करते रहते हैं कि डॉक्टर साहिबा पंजाब असम्बली के बाहर इनके साथ बैठा करती थी। उस वक्त के अपोजिशन लीडर जो थे 2013 से 18 तक के, वो उनके साथ बैठा करते थे। फिर सूरत हाल आपके सामने सारी, और जब इनकी गवर्नमेंट आई तो सूरत हाल उससे ज़्यादा ख़राब हुई। जो ये वादे उनके साथ करते थे वो भी पूरे नहीं किए। तो वो तो सारे इश्यूज अपनी जगह पे, लेकिन करंटली जो सिचुएशन है, अगर आपके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, हम तालीम सेहत की बात करते हैं, लेकिन तालीम सेहत के हवाले से इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मौजूद है। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अब मुझे बताएं कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जब वही 11 बजे आएंगे और 1 बजे वो वापस चले जाएंगे और अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाके वही डॉक्टर जो है वो वही 5,000 रुपये फ़ीस लेके दस्तियाब होगा, तो इसमें इसमें पैसे का अमल दखल नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट का इशू है। इसमें जो वज़ीर सेहत हैं, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जब आई थी, आपको याद होगा, तो हम ये कह रहे थे कि एक प्रोफेशनल जो है वो जिनको तमाम इश्यूज का अदराक है वो आए हैं, तो उनके दौर में भी ये इसी तरह ही रहा है। इस पर कोई कदगन नहीं है। और बाकी डिपार्टमेंट्स में तो हम देखते हैं छोटे मुलाजमीन पे बायोमेट्रिक की बड़ी पाबंदी होती है, लेकिन यहाँ पर भारी भरकम तनख्वाहें लेने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जिनको हम मसीहा कहते हैं, उनका जब जी चाहता है वो हड़ताल पर चले जाते हैं, जब जी चाहता है छुट्टी करते हैं। आउटडोर्स में पेशेंट्स की लाइन लगी है, उनको आप हड़ताल कर दें तो कोई पूछने वाला नहीं। 8 अरब के जो फंड्स रखने का जो एक प्लान तैयार किया गया सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार के हवाले से,
अल्लाह करे कि ये 100% एग्जीक्यूट हो। अगर 100% नहीं होता तो 70% भी अगर हो जाए बिल्कुल तो कुछ ना कुछ मुदावा इरफान विजिट किया होगा आपने सरकारी अस्पतालों का, सहूलियात का दम फुकदान, जो हालात हैं वो सारे तो राव साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिए। 8 अरब में अस्पतालों की हालत सुधार लेना और फिर वो जो किसी को काम करने की आदत ही नहीं है, मेरे ख्याल से निगरान हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये। ना बिल्कुल, ये कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि वो चैलेंज इस वजह से होता है कि जब हम कोई ऐसा माफिया, हाँ, जहां आवे का आवे बिगड़ा हुआ, माफिया को खुद परवान चढ़ाएं, वो ऐसा माफिया जिसको हम प्रेशराइज ग्रुप के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें, जिस तरह यंग डॉक्टर्स की बात की गई। तो जब इनको बनाया गया था तो इसको किसी पर्पज़ के लिए बनाया गया था कि हमने हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना है। वो प्रेशर डालने के लिए इनको बना तो दिया गया, लेकिन उसके बाद यही लोग जो हैं वो आपके गले पड़ना शुरू हुए। आप देखें कि अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक तशद्दुद का वाक़या रूनुमा हुआ तो आपने सूबे भर में जो है वो हड़ताल रखी, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की गफलत की वजह से जो मासूम बच्चे थे जो नर्सरी में मौजूद थे, इंक्यूबेटर में मौजूद थे, उनकी डेथ हुई थी। उसकी इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई क्या की गई? क्या उन डॉक्टर्स को सजा दी गई? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या उसके ऊपर यंग डॉक्टर ने कोई एहतजाज की कॉल दी थी? कोई किसी ने नहीं दी थी। अब रही बात ये 8 अरब रुपए की, ये 8 अरब रुपए जो निगरान हुकूमत की तरफ से जो सर्व किए जाएंगे, ये प्योरली ये नहीं होगा कि इसमें कोई बिल्डिंग इंस्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जाएगा। ये सिर्फ 8 अरब रुपया वो होगा जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो सहूलियात का फुकदान है उसको पूरा किया जाएगा। देखिए, इसमें एक बेसिक जो चीज़ है कि आप अक्सर सुनने में आता है, आपको जो अखबारात की जीनत भी बनती है, मीडिया चैनल्स की भी जीनत बनती हैं खबरें कि वहाँ पे टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है। उस टेस्ट की सहूलत जो है उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है और इसके लिए पहली दफ़ा हो रहा है कि आप PKLI जो है, PKLI का अगर जिक्र करें तो माफ से तो गरीब बंदा बेचारा उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसी के लिए ये 8 अरब रुपया इसीलिए रखा गया, गरीब आदमी इसीलिए रखा गया कि उन पैसों से जहाँ पे टेस्टों की सहूलत होगी, वहीं पे जो अंदर चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, जिसमें मेडिसिन होगी, जिसमें अंदर सफाई का निज़ाम है, इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए इक़दाम किया जाएगा। और कल जो वज़ीर आला की जानिब से मीटिंग की गई थी उसमें ये क्लियर डायरेक्शन तमाम ब्यूरोक्रेसी को और उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री थी उसकी जानिब से भी ये दी गई कि इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब देखिए, वादे तो बड़े अच्छे लगते हैं हमें, ऐसे दावे बड़े अच्छे लगते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद हो। बात वही है कि जब ऐसे छोटे छोटे माफिया अंदर मौजूद होंगे, जैसे हमने एक का जिक्र किया, ऐसे ही एक माफिया है जो सफाई के ठेके लेता है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाके हॉस्पिटल जाके अंदर जाके देखें हालात, तो आपको नज़र आएगा कि दीवारों के साथ जो है वो क्या बुरा सलूक हुआ। वहाँ पे लोगों ने पान की पीकें वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गंदगी के ढेर होते हैं। उसमें वजह है कि जो वो ठेकेदार है वो एक माफिया का रूप धार चुका है, वो अपनी मर्जी होगा काम शुरू हो जाता है। जब तक आप इस माफिया को लगाम नहीं डालेंगे तब तक ये मैं समझता हूँ 8 अरब रुपए भी ना काफी होंगे। अच्छा, इसमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है, पहली मतबा कि 50 अपनी नौयत के ऐसे टेस्ट होंगे जो कि नापैद जिनकी सहूलियात होती थी वो, और फिर वेस्ट को ठिकाने लगाने के हवाले से जो PKLI को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि सबसे बड़ा इशू है जो आपको अक्सर व बेशतर मिलता है कि वेस्ट जो है हॉस्पिटल्स का वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अस्पतालों में अगर आप जो लोकल परचेज का बजट देखें ना आपने, मैंने एक दफ़ा थोड़ी रिसर्च की तो पता चला 4 जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनकी सिर्फ कोरोना के दिनों में उनकी सिर्फ इमरजेंसीज जो थी वो एक्टिव थी, उसके अलावा सब कुछ बंद था। लेकिन बिलियंस ऑफ रुपीस का जो बजट था वो उन्होंने, और मैंने जब पूछा कि ये खर्च कहाँ किया, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है खर्च कर लिया। एक एमएस साहब से मैंने पूछा कि आपने इतना जो आपका बजट था 1.25 अरब रुपए का, ये आपने कहाँ खर्च किया है? कहते छोड़े इस बात को, अल्लाह का शुक्र है खर्च हो गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि लोकल परचेज की मद में बहुत बड़ा माफिया जो है वो तमाम अस्पतालों में, आप जितनी मर्जी अरब मुख्तस कर लें और वो पैसे पूरे खर्च होते हैं। हाँ। उसमें पूरे पैसे वो खर्च होते हैं, बल्कि वो सरप्लस भी उसमें एक्स्ट्रा भी एक्सपेंडिचर्स जो है वो अगर रिक्वायर्ड हो तो अस्पताल इंतजामिया फराहम करती है, क्योंकि कमीशन का इशू है। और इंतजामी सरबराहान जो है अस्पतालों के, जब तक वो अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तो तब तक के प्रोफेसर्स
और ये प्राइवेट तो बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, आपको नजर आएंगे। सरकारी जो इनकी बुनियाद है, जहाँ से ये भारी भरकम तनख्वाहें लेते हैं, जो इनकी शनाख्त है, वहाँ पर ये आपको दस्तयाब नहीं होते हैं। और अब बजट मुख्तस करके निगरान हुकूमत अगर इस पे एक्टिव हुई है तो मेरे ख्याल से इसका फॉलोअप लेते रहना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या वहाँ पे सलूक किया जा रहा है, आया उसमें भी कुछ बेहतरी आई है, डॉक्टर्स के रवैये में भी कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई। क्योंकि अगर आप हालात बेहतर करने पर रहे और अस्पतालों में फॉलोअप ना लिया गया तो फिर मरीज बेचारों का क्या कसूर है, उनको तो समरात वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब वेलकम कहना चाहिए नई पार्टी को या नहीं कहना चाहिए, ये नई पार्टियां बनाई क्यों जाती हैं, ये बनाने का मकसद क्या होता है, नई पार्टी बनाने वाले किस मकसद के तहत आ रहे हैं, आया मुल्क और कौम की बेहतरीन का मकसद है, सियासत करना मकसद है, जो बाकी पार्टियां कर रही हैं वो मकसद है, जो जिस पार्टी से ये कूच करके इधर आए जो उस पार्टी ने किया वो मोटिव लेके चलेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम जानने की कोशिश तो करेंगे। 9 मई के शरपसंदों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। कौन थे ये शरपसंद? वैसे बाय द वे आप लोगों में से थे जहांगीर तरीन साबली कह रहे हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से कल बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। तो इरफान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो जिन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की बात हो रही है, ये कौन लोग थे जो बीच में बैठे हैं? इन्हीं के साथ ही थे? बिल्कुल, मुराद राज। बिल्कुल, मुराद राज। अब तो उनकी आंखें अश्कबार थी माजरत के साथ। जियो फेंसिंग के अंदर जिनके नंबर आए, कॉल्स का डाटा आया कि इन्होंने इतनी कॉल जो थी वो उन लोगों के साथ राब्ते में थे जो जना हाउस पे हमला कर रहे थे, वो लोग थे। और इसके साथ अगर हम बाकी लोगों की अगर तादाद देखें, उसमें एक मुझे वो पर्सनालिटी भी नज़र आई जिनका कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि अगर मुझे खान साहब से अलहदा करना है तो मेरे माथे पे गोली मारे। वो बड़े पुरवकार तरीके से वहाँ पे खड़े थे। फयाजुल हसन चौहान साहब खड़े थे, फिर उसमें फिरदौस आशिक अवान खड़ी थी, फवाद चौधरी खुद खड़े थे। फवाद चौधरी बैठे थे, मुंह छुपा के बैठे थे। ये बैठे थे, देखिए ये लोग मुंह छुपा के ये लोग थे। और 9 मई का जो वाकया था, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसने पूरे दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई और उसके बाद जो प्लानिंग की गई, उसके बाद एक खौफनाक प्लानिंग थी कि ऐसा क्लेम किया जाए कि ख़वातीन जो अरेस्ट की गई हैं उनके साथ जो है वो वहाँ पे जो है जिनसी ज़्यादती की जा रही है, और उसको पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया गया। पूरी दुनिया में जो लोग इनके ट्रोलर्स बैठे हुए हैं वो उसको प्रोपोगेट कर रहे थे। फिर उनकी उसी पार्टी की जानिब से जिनके वो लोग थे, उनकी जानिब से जो है वो बैरून मुल्क ममालिक को कहा गया कि वो पाकिस्तान में इंटरवीन करें आके इस सिचुएशन के अंदर। फिर उसमें जब कुछ भी नहीं बना तो फिर ये कह दिया गया जान छुड़वाने के लिए वो तो हमारे लोग ही नहीं थे। अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसमें अब पूरी मैं समझता हूँ कि ये बड़े अरसे के बाद एक ऐसा वक्त आया जब अवाम, सियासतदान, हमारी अदलिया का शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से अभी तक इस तरह का कोई जेस्टर अभी तक पॉजिटिव आया नहीं। इसके साथ बाकी चीज़ें जो है बाकी कोई भी मकतबा फ़िक्र है उसकी जानिब से वो एक पेज के ऊपर आए, और सबकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ऐसी घिनौनी साजिश करने वाले, उनके जो हैंडलर थे, उनके मास्टरमाइंड थे, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और मैं समझता हूं कि अगर इनमें से किसी को भी रिलीफ दिया गया तो ये सख्त ज्यादती होगी। चले, ये तो एक बात हो गई, नई पार्टी के हक में हैं और इस नई पार्टी से कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये जो नई पार्टी में पुराने फेसेस हैं, कैसे लग रहे हैं? अना देखें, हमारी सियासत जो है इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो हमें इसमें हर दौर में ऐसे इलेक्टेबल्स, ऐसे वो जो है वो पर्सनालिटीज़ नज़र आई जिनका अपना वोट होता है। उस वोट को जो अपने वोटर को बेवकूफ़ बनाते हैं वो लोग, उसको बेवकूफ़ बनाकर वो उसका फ़ायदा लेकर खुद किसी और पार्टी में एडजस्टमेंट के लिए वो चले जाते हैं। यहाँ पे भी आपको ऐसी बड़ी मिसालें नज़र आएंगी। यही जहांगीर तरीन साहब थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी थे, उससे पहले भी ये बहुत पार्टियों के साथ रहे। फवाद चौधरी देख ले, कहाँ से पीपल्स पार्टी से आगाज़ हुआ, काफ लीग में गए, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और अब जो है वो इस नई पार्टी में आ गए। नई पार्टीज़ जो है वो ठीक है, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो इलेक्टेबल्स है जिन लोगों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन ये ज़्यादा अरसा तक मेरा नहीं ख्याल कि ये उस चीज़ को कैरी कर सकेंगे कि लॉन्ग टर्म
इनकी जो पॉलिसीज़ हैं कि हम जहाँ से मर्ज़ी जीत के आ जाएं और जहाँ पे मर्ज़ी जाके एडजस्ट कर लें, ये चीज़ें नहीं होंगी। अवाम में शऊर आ गया है, अवाम को समझ आना शुरू हो गई है। अभी से सूरत हाल देख लें, वो नौजवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे, उनकी जानिब से क्या इन लोगों के साथ जो है वो किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये लोग कभी देखें तो इनको एहसास हो कि क्या हम इन लोगों को ख्वाब दिखाते रहे थे। उनके जब ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं, उन नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं जिन्होंने एक उम्मीद लिखाई थी इन्हीं लोगों से, बिल्कुल सही, उनके ख्वाब जब चकनाचूर हो रहे हैं तो उनके साथ जो है वो इनके साथ जो करेंगे वो भी ये याद रखेंगे। नए पाकिस्तान के बाद नई पार्टी भी आ गई है। ये जो लोग नजर आ रहे हैं, इनका वोट बैंक आपको कैसा नजर आता है? मैंने कल सारी इसको बड़ा ऑब्जर्व किया, सारी सूरतें, सारे चेहरे मैंने वो देखे हैं जो, और मुझे वो सारी रिकॉल भी हो रहा था, हो जाती हैं जो ये जिस तरह की गुफ्तगू जो बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, खास तौर पर फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब या डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, फैजुल हसन चौहान साहब हैं, इनके सारों के ये मिसालें देख के वाकई लगता है कि आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। आने वाला वक्त क्या है वो नहीं किसी को पता। अब मैं वो सारा कुछ रिकॉल करना शुरू किया और मैंने देखिए अंदाज़ा लगाया कि ये क्या एक, लेकिन जो एक पॉजिटिव जो चीज़ है, देखिए अगर कुछ पॉजिटिव हुआ है तो उसको पॉजिटिव समझना भी चाहिए। पॉजिटिव ये है कि नए पाकिस्तान से और पुराने पाकिस्तान के बाद अब यूनाइटेड पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं, और ये अब इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। और नफरत की सियासत जो इन्हीं लोगों को हम कहा करते थे कि छोड़ दें, आप इतनी तफरीक की सियासत कर रहे हैं और सिर्फ एक शख्स की मंशा की खातिर आप इतनी नफरत और इतनी तफरीक की तरफ जा रहे हैं, तो ये उस वक्त नहीं समझते थे। इनको ताखीर से समझ आई कि हम अब यूनाइटेड पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल जहांगीर तरीन एक बड़ा नाम है, और वोट बैंक वैसे पर्सनल कैपेसिटी में अगर देखें तो वोट बैंक तो इनमें से अगर अब किसी को भी देखें तो आपको वोट बैंक के हवाले से तो कोई खातिर ख्वाह नज़र नहीं आएगा कि कोई वोट बैंक भी इनका है। वोट बैंक पाकिस्तान में अभी तक जो हमने देखा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, वो तो खैर इलेक्टेड नहीं थे, वो तो एक सिस्टम हुआ, और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर और फिर इमरान खान, ये चार ऐसे हमने कौमी सतह पर लोग देखे जिनको चारों सूबों में वोट दिया गया। उसके अलावा बाकी इलाकाई और मजहबी जमातों के तौर पर वो मौलाना फजल रहमान हो या MQM हो या बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देखते हैं, या KPK में हो, ANP आप देख लें, ये एक मखसूस वोट बैंक के साथ ये इलाकाई पार्टियां इनको कहते हैं। वैसे तो बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी सिंध और पंजाब तक उनका ज़्यादा, बलूचिस्तान और KPK में नहीं। और उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात आई थी जो कि चारों सूबों में आई, लेकिन वो अपने वजन से ही जाहिर है नीचे गिरी है। अगर आप एक माह पहले देखें उनकी क्या पोजीशन थी, तो आज देख लें सारी जमात जो है वो आपको तितर बितर नज़र आ रही है। जो एक बयानिया झूठ के ऊपर गढ़ा गया, जिसकी बुनियादें झूठ पर खड़ी थी, वो जरा सी हवा चलने वाले भी तो यही थे, और नहीं लड़ने वाले भी इसमें वो लोग थे ना। इसमें यही देखे वजीर इत्तलात, इसमें दो वजीर इत्तलात, इसमें आप फर्क करें। फैजुल हसन चौहान को 2 रोज पहले मैं जब सुन रहा था तो वो ये बता रहे थे कि जो DGPR पंजाब और DGPR KPK, वहां पर पेड जो वर्कर्स हैं उनको वो पेड रखे गए हैं, जिनका काम सिर्फ अब तनख्वाह लेना है और अपने घरों में बैठकर PTI के एजेंडे को तकवीत देनी है, ख्वाह वो झूठ है या सच है। ये इसकी जिम्मेदारी अब प्रोपेगेंडा करवाने वाले पर आती है। ये वजीर इत्तलात थे उन दिनों में, ये वजीर इत्तलात थे, वो रिवील कर रहे हैं, ये फरदौस आशिक अवान वजीर इत्तलात। इसका तमाम तर जो वो उन्होंने खुद इंकशाफ किया है सारी सूरत हाल का, अब वो कर रहे हैं। ये अब कर रहे हैं। 25 से 35 हज़ार लोग थे जो कि पेड थे, और 25-30 हज़ार रुपए की खातिर आपने, अगर आपको मुल्क के खिलाफ, अब ये वो कैंपेन है, आपको याद होगा कि कोर कमांडर सरफराज शहीद का जब वाकया लसबेला वाला हुआ और उस पर जो ट्रोलिंग की गई, ये वो लोग थे सारे जो इसमें शामिल थे, और इसमें करवाने वाला एक ही शख्स था। यानी आपकी बातों से हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद अच्छी पाकिस्तान पार्टी
ऑब्वियसली ये आगे जाके एक इंतखाबी अलायंस की तरफ जाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान का इस्तेहकाम मुमकिन होगा या नहीं होगा, सवाल ये है, क्योंकि अब हमने अपने मुल्क को देखना है, अपने मुल्क की आवाम को देखना है। लेकिन जो रवैयों में तब्दीली देख रहे हैं, वो उससे लग रहा है कि थोड़ी सियासत में अब ठहराव आएगा। वो भी टाइमली देखें। राव साहब आगे आगे देखें क्या होता है, यहाँ तो बयानात ही और के और बदल जाते हैं। तो आप क्या रवैयों की तब्दीली की बात कर रहे हैं? ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आ जाते हैं जी शहर में जारी मंसूबों की अपडेट्स क्या हैं, उस पर भी हम देख रहे हैं। सीएम साहब भी एक्टिव हैं, कमिश्नर साहब भी टाइम टू टाइम मुख्तलिफ जगहों पर जाके दौरे कर रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं वो अकबर चौक फ्लाईओवर की है। 6 यू टर्न्स के लिए मकामात को फाइनल कर लिया गया है। पहले यू टर्न पे काम शुरू, डिज़ाइन LDA के हवाले है। राव साहब देखिए, इसी प्रोजेक्ट पे प्रीवियस वीक भी बात हो रही थी कि शायद वो एक स्टोरी थी कि इसके फंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लग गई है, तो वो मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि ये LDA को कहा है कि वो अपनी जेब से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जाहिर है जी 2016 के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, इसको शुरू करने में ही हमने वैसे ही 7 साल लगा दिए। तो 7 साल बाद भी अगर यहाँ पे इश्यूज होने हैं तो फिर प्रोजेक्ट शुरू करने का फ़ायदा ही नहीं है। एनीवे, ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट है और सारी आपकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसी अब एंड इसी पे आके होता है। यहाँ पर ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई ऐसी सहूलत थी, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर जो इश्यूज थे ट्रैफिक की कंजेशन के हवाले से, उसको ख़त्म करने के लिए अब अकबर चौक पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। पहले इससे पहले डिज़ाइन कुछ और था, अब उसको लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में कुछ तब्दील भी किया गया। एनीवे, अब इसमें प्रोटेक्टेड यू टर्न की जो हम बात कर रहे होते थे कि यू टर्न बनाकर इसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर किया जाए ताकि ट्रैफिक की कंजेशन ना हो, ना ट्रैफिक रुकेगी और ना ही इस तरह के इश्यूज होंगे। तो इस पे अब 6 मकामात जो बताए जा रहे हैं, जना हॉस्पिटल है जिसमें शौक चौक है, जिससे जोहर शादी हाल का जो एरिया वो है, उसके अलावा जो उससे पहले एक कट आता है जो कि शौक चौक, जो कि आप मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन को जाते हैं, तो मौलाना शौकत अली रोड और पीको रोड दोनों ये कंबाइन है इस पर। अब बात यह है कि इस पे कितने अरसे में इसको मुकम्मल करने जा रहे हैं, वहाँ पर काम तो हो रहा है और इसमें ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी इंटरेस्ट ऑब्वियसली है। उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और वो फिर जो जा भी रहे तो आते थे तमाम प्रोजेक्ट में, तो कोई वजह नहीं है कि ये मिले और जो ही मुकम्मल। इसके अलावा जो लाहौर शहर में जारी प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से उन पर फोकस किया गया है, तो मैं समझता हूँ अगर इस पर भी इसी तरह से फोकस किया जाता है तो फिर कोई वजह नहीं है कि ये अपनी टाइमलाइन को मीट ना कर सके और ये बने। प्रोटेक्टेड यू टर्न्स यकीनन आम आदमी को, मोटर बाइकर्स को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को भी, फिर अपनी गाड़ी पर भी अगर किसी ने आना है तो प्राइवेट कार्स को भी बड़ी सहूलत होगी। एटलीस्ट आप उस सहूलत को हम सहूलत अगर रहने दें, यहाँ पे तो मैंने इस तरह के, मैं कहती हूँ, महान और बहादुर लोग देखे हैं कि यू टर्न्स पे भी जिस तरह वो 1 वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। खैर ये बात की बात है, ये 6 यू टर्न्स बनने से और अकबर चौक फ्लाईओवर का काम होने से ट्रैफिक का मसला इरफान कितना आप हल देखते हैं? बहुत जो है वो फ्रूटफुल है ये जो प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट ही ओवरऑल हम बात करें इसकी, तो ये एक वाकई बहुत यहाँ से वहां तक जो ट्रैफिक बहुत की लाइन बड़ा होती इशू है था और लोगों का। और इसको अगर जब जैसे सिग्नल फ्री किया जा रहा है, देखें असल इशू ये है कि आपकी ट्रैफिक चलती है ब्लॉक वाइज, कि एक ब्लॉक जो है वो सिग्नल के ऊपर आके रुक जाता है तो दूसरा ब्लॉक आगे निकल जाता है और फिर वो ब्लॉक जब निकलता है तो उसकी जगह कोई एक और दूसरा पीछे से ब्लॉक आके ले लेता है। लेकिन अगर आप देखें इस रोड को जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये पीको रोड और ये मौलाना शौकत अली रोड, इसके साथ आप लिंक करते हैं फिरोजपुर रोड इस साइड से, दूसरी साइड से आप करते हैं केनाल रोड, ये दोनों जो हैं वो आपके सिग्नल फ्री रोड हैं। जब इस साइड से आपकी ट्रैफिक जो है वो 100 पे 120 के ऊपर गाड़ी चला के आ रहे होते हैं, तो आगे आपको सिग्नल आगे जना हॉस्पिटल के सामने मिल जाए या आपको आके सिग्नल मिल जाए इसके सामने जोहर शादी शौक चौक पे, तमाम जगहों के ऊपर आपको ब्लॉक में आके रुकेंगे तो उससे ट्रैफिक का इश्यूज होंगे। इसके लिए अब जो यू टर्न बन रहे हैं, इस यू टर्न की अगर मैं बात करूं तो फिरोजपुर रोड मुझे याद आ जाता है कि फिरोजपुर रोड जब बनाया गया था तो इस पे जितने भी यू टर्न थे, इसके बारे में चाइना से हमारे पास यहाँ पे इंजीनियर्स आए कि वो लाहौर की ट्रैफिक जो है इसका इशू, इसको हल करने के लिए अपनी जो तजावीज़ दें। तो उसमें जो तजावीज़ उनकी थी उसमें ये बताया गया कि जो फिरोजपुर रोड के ऊपर आपके जितने भी यू टर्न्स हैं वो सब के सब जो हैं वो गलत हैं। वो गलत किस तरह हैं कि आप हमारी यहाँ पे ना तो मोटरसाइकिल की लेन अलग है, ना तो गाड़ी की लेन, फास्ट लेन जो है वो हमने अलग डिफाइन कर सके।
मोटरसाइकिल सवार ने अगर यू टर्न लेना है तो उसने दोनों सड़कों को क्रॉस करके उसने गुजरना है। फिर उसके बाद जो जितने भी यू टर्न है वो जहाँ पे बनाए गए हैं उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर कोई ना कोई रोड उसके बिल्कुल करीब है, जो मेन आर्टरी है वो उसके करीब है, जिसमें जाने के लिए लोग या तो वन वे यूज करते हैं या फिर उसको वो ये इस बात का जो है वो ख्याल होता है कि हम इतना लंबा चक्कर लगा के आएंगे तो इससे बेहतर है कि हम वन वे चले जाएं, उससे हादसा होते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जितने भी यू टर्न बनाए गए थे उसमें ट्रैफिक पुलिस का जिसका मेन इसमें किरदार है उसको आपने कंसल्ट के तौर के ऊपर रखा ही नहीं था। और यही वजह थी कि जितने भी यू टर्न बने उसके ऊपर हादसा भी हो रहे थे, ट्रैफिक के इश्यूज भी वैसे ही हैं। अब फिरोजपुर रोड सिग्नल फ्री कहने में तो है, लेकिन कोई ऐसा एक पॉइंट बताएं जहाँ पे 40 से ऊपर आप गाड़ी चला सकते हो, कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। 60 स्पीड रखी गई थी, 40 से ज्यादा ऊपर आप जा नहीं सकते। और उसमें भी कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको जो है वो उसमें हर्डल्स क्रिएट होती हैं, आपको इचरा पे हर्डल क्रिएट होंगी, उससे आगे जाएंगे आपको कदाफी के करीब हर्डल्स क्रिएट होंगी, फिर उससे आगे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा गुलाब देवी स्मूथली चलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो यू टर्न बनाए जा रहे हैं, जो काम इसको आप कंसल्ट के साथ तमाम डिपार्टमेंट ये ना हो बाद में जैसे हमने फिरोज जेल रोड के ऊपर देखा यहाँ से जी मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छा मंसूबा है ओवरऑल, जो अभी हमें इसके फीचर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी रोड सेंस भी हमें यूजेस में लेकर आनी पड़ेगी, अदरवाइज इन मंसूबों का हाँ बिल्कुल इन मंसूबों का और कोई फायदा नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर ये है कि 2.5 लाख से जायद बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं। महकमा तालीम के हालात ये हैं, तालीम, सेहत और आवाम के लिए सहूलियात मेरे ख्याल से तरजीहात में शामिल ही नहीं, ये सिर्फ नारों तक होती है। अब निगरान हुकूमत क्या क्या कर सकती है? एक तरफ सेहत सहूलियात की, दूसरी तरफ हमने देखा कि स्कूल्स के हालात को लेकर भी निगरान वज़ीर आला काफ़ी एक्टिव नज़र आए। उन्होंने सेंट्रल मॉडल स्कूल का भी दौरा किया, वहाँ के हालात को। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो इतने अरसे से बिगाड़ पड़ा है हर जगह पर, इसको समेटा कैसे जाए? इरफान ना देखिए, ये ना कहें कि निगरान हुकूमत क्या कर सकती है। निगरान हुकूमत सब कुछ कर सकती है और उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं, और इसके लिए जो बजट लिमिटेड है ना, टाइम बजट लिमिटेड है, लेकिन इसके लिए एफर्ट्स की जा रही हैं। मैं ये आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल जो है, सरकारी जो स्कूल्स हैं, इसके इश्यूज जो हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, और इसके ऊपर आप देखेंगे एक पूरी प्लान जो है वो आइंदा चंद माह के अंदर आपको नज़र आएगा कि एक तो जो बजट आ रहा है इसके अंदर उसमें बड़ा हिस्सा रखा जा रहा है सरकारी स्कूलों के लिए, और उसके साथ साथ उसके बाद जो प्लान किए जा रहे हैं कुछ यहाँ पे हालात भी इरफान सरकारी अस्पतालों वाले रिलेट करें ना, लोगों को काम करने की आदत नहीं रही है। बिल्कुल बात आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर बुरा है कि कोई भी अब तैयार नहीं, कोई गरीब भी तैयार नहीं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने को। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, पानी साफ है, फर्नीचर है, पानी साफ तो देखिए आपको लाहौर पूरे में नहीं है, वो चीज़ अलहदा है, लेकिन बच्चों को कम से कम म्यारे तालीम तो दें उन स्कूल्स के अंदर। और इसके ऊपर जो है वज़ीर आला पंजाब जो है फोकस कर रहे हैं, और मैं उनसे जब हम ये बात कर रहे थे तो इसमें आपको एक और चीज़ भी बताएं कि तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर कानून मौजूद है कि 10% कोटा जो है वो उन मुस्तहिक बच्चों का है जो बच्चे अपने इसके तालीम के पैसे अखराजात पूरे नहीं कर सकते उनके पेरेंट्स, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बाउंड हैं उसमें कि उन मुस्तहिक बच्चों को 10% कोटा जो है वो दिया जाए, जो कि नहीं दिया जा रहा। इसके ऊपर भी पंजाब हुकूमत जो है वर्किंग कर रही है कि ये कानून जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। देखिए कवानीन मौजूद होते हैं, जैसे सरकारी स्कूलों के अंदर कवानीन मौजूद हैं कि अच्छे आपने टीचर जो है वो हायर करने हैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे देना है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएं, किसी की छत नहीं होगी, किसी के पास जो है वो टाट नहीं हो, वो कुर्सियाँ नहीं होंगी, किसी के पास स्टूल्स नहीं होंगे, किसी के पास टीचर्स नहीं होंगे। अब यहाँ लिखा 34,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, 1,10,000 असातिज़ा की कमी है। सो असातिज़ा ही नहीं होंगे तो बच्चे वहाँ क्या करने जाएं? यही बेसिक इशू है कि हमने जब तक असातिज़ा जो है वो उनको बेहतर नहीं करेंगे, उनका निज़ाम तालीम जो है वो हम कैसे अडॉप्ट कर सकेंगे कि जब वहाँ पे बच्चे होंगे ही नहीं और टीचर्स नहीं होंगे तो वो किस तरह बच्चों को? बिल्कुल आपने सही कहा राव साहब। सवाल ये है कि आपने कोर्स अंग्रेजी में कर दिया, आपके असातिज़ा को आपने उसके मुताबिक ट्रेनिंग नहीं दी है।
अच्छा, मैं इसका भी आपके साथ बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि हम जो तालीम है ये प्रायोरिटी हमारी तकरीरों में ज़रूर होती है, ये हमारे जलसों में, हमारे जुलूसों में, हमारे मंशूर में, सियासी जमात, तमाम सियासी जमातों के मंशूर में ना सबसे पहले ये जो तालीम और सेहत है ना आपको सबसे ऊपर नज़र आएगा। लेकिन बदकिस्मती जब हुकूमतें आती हैं तो उस वक्त प्रायोरिटी पता नहीं क्यों नहीं तब्दील होती। अब मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारी अमलन जो प्रायोरिटी है वो तालीम और सेहत नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 1,10,000 असातिज़ा की कमी है और ऐसे में महकमा तालीम के तो जो सेक्रेटरी एजुकेशन है या तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के जो CEOs हैं, इनको तो एक लाइन में खड़ा करना, पूछना चाहिए इनको कि आपके किस जगह पे स्टूडेंट्स बैठे हैं और इसमें तो ताखीर किए बगैर भर्तियां करनी चाहिए। जो आपको किल्लत है उसको पूरी करनी चाहिए, पहली बात। अब मसला मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दूं कि हमारी जो GDP है वो 300 बिलियन की और हम 0.00 समथिंग, मतलब ना होने के बराबर जो बजट है वो तालीम के लिए खत्म करते हैं। इसके मुकाबले में अमेरिका की पे 900 अरब रुपए 1 मिनट मेरे पास है, वाइंड अप करना है, मुझे तजवीज बता दे क्या है। तजवीज ऑब्वियसली ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, नए स्कूल्स कॉलेजेस, आबादी में जिस तरह इजाफा हुआ है उस तरह से स्कूल्स और कॉलेजेस में इजाफा नहीं हुआ। बदकिस्मती से पिछले 4 साल से देख लें, कोई स्कूल या कॉलेज नया बना आपकी नजर से गुजरा है ये। और दूसरी बात यह है कि ये हो क्यों रहा है, ये सारी जो सरकारी सतह पर तालीम की सहूलियात के हवाले से जो फुकदान सामने आता है वो इसलिए आता है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रिविलेजेस देना होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरवीज। तो अगर ये होता रहा तो आज जितनी मर्जी कोशिश कर लें हालात यहाँ पे बेहतर नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत ही अहम डिस्कशन होने जा रही है। ऑल दो हमेशा बजट जब भी पेश किया जाता है तो वो जो एक हम रिवायती सा इंट्रो देखते हैं और रिवायती सा एक बजट तकरीर से पहले देखते हैं कि जी कहा जाता है अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा, खुशहाली लेकर आएगा। बजट से बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता की जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बजट जो भी पेश किया जाए अवामी उमंगों का तर्जुमान उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ तो अवाम हर टाइम हमें परेशान ही परेशान नज़र आ रहे हैं। अवाम का मेयार ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से मुतासर हो चुका है कि अब उस बजट को अवामी उमंगों का तर्जुमान बनाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से उस लेवल तक लेकर आने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस तक पहुँचना जो है वो मुश्किल हदफ है। अलबत्ता अब आवाम क्या सोच रही है कि टैक्स कितने लगाए जाएंगे, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें कितनी महंगी होंगी। और ऐसे में आवाम तो एक साइड पर ताजिर जो कि जिनको हम कहते हैं कि जी मुल्क का सरमाया है, मुल्क के मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनकी जो है वो परेशानी जो है वो भी देखने में नज़र आ रही है। वो ये कहते हैं कि जी टैक्सेस की भरमार, शरह सूद में इजाफा, मौजूदा हालात से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो सरवाइव कर सकें। सो आज के बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, बजट किस तरह का होना चाहिए जो पेश किया जा रहा है, और जो एक तैयारी के साथ सामने चीज़ें कुछ बताया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अच्छा जी ये होगा, वो फेवर में है ताजिरों के या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अदनान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नायब सदर लाहौर चैम्बर हैं। अपने मेहमान को हम वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हमेशा कुछ रिवायती टैगलाइंस होती हैं, आवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा बजट, ताजिरों के लिए खुशहाली लेकर आएगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन हमेशा ये देखते हैं टैक्सेस में इजाफा होता है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता है। ऑल्दो वो आपको बजट तकरीर सुनते हुए उस तरह से फील नहीं हो रहा था आम आदमी को, लेकिन जब आप रियलिटी में जाते हैं तो मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। सो कैसे देखते हैं इस बजट को? जी बहुत शुक्रिया आपका। बजट की आमद है, आज इंशाल्लाह 4 बजे बजट आ जाएगा। हमने रिसेंटली चंद रोज़ कबल इस बजट से पहले अपनी प्रपोजल्स के साथ इसाक डार साहब से हमारी मुलाकात हुई, B2B मुलाकात हुई। हमने उनको 4-5 अपने प्रपोजल्स भी दिए और उन्हें सॉल्यूशंस भी दी। सबसे पहले हमने उन्हें कहा कि सब इंडस्ट्री के हवाले से इतना हाई मार्कअप बैंक मार्कअप है
क्या ये वाइबर रहेगा गवर्नमेंट के लिए, सनतों के लिए। दूसरा हमने कहा कि बिजली के नर्क, गैस के नर्क इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंडस्ट्री का सर्वाइवल नामुमकिन हो चुका है। ऐसे ही है। तीसरा हमने उन्हें कहा कि देखिए आप कहते हैं फॉरेन रेमेडीज का इशू है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास इनकम टैक्स एक सेक्शन है 111, सेक्शन 111, उसके तहत आप 50 लाख सालाना फॉरेन रेमेडीज मंगा सकते हैं। सो भट्ट साहब, आप ये तजावीज़ तो दे चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन पर कोई अमल होगा और इसको कुछ कंसिडर किया जाए? जी, मैं उस तरफ आता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब 111 के तहत आप 50 लाख रेमेडीज मंगा सकते हैं, तो मैंने उन्हें हमें प्रपोज किया कि आप इसे कीमतें 5 करोड़ से जाहिद कर दें। देखिए, आपने देखा कि ये जो बजट, जो आने वाले हालात हैं और जिस कश्मकश में माशी सरगर्मियाँ दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है, इसकी बड़ी वजह जो हम समझते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना, बिल्कुल ऐसे सियासी रस्साकशी की वजह से जो काम इकोनॉमिक्स के ऊपर होने चाहिए, सनतों के ऊपर होने चाहिए, ताजिस की पॉलिसीज के ऊपर होने चाहिए, वो काम नहीं हो सके। हम इस बजट में प्रपोजल देके जो हमें मुतवक्को टैक्स जो हदफ दिया गया है, लास्ट ईयर था 7400 अरब रुपए, इस टाइम मुतवक्को है कि 9200 अरब रुपया। हम ये नहीं कहते कि आप टैक्स ना लगाएं, हम कहते हैं टैक्स लगाएं, पर टैक्स बेस को सिस्टम बढ़ाएं, टैक्स नेटवर्क में टैक्स गुजार लाएं। बार बार आप उन टैक्स जो पेज हैं, जो टैक्स सिस्टम के अंदर मौजूद है, चंद लोग हैं जो टैक्स देते हैं और बाकी जो ना दहिंदगान है वहां तक हाथ पहुंचना भी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जो ग्रे इकोनॉमिक है जो हमारी, उसको वाइड इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट को तदबीर कर रही होगी, FBR को आगे आना होगा। इसी तरह हमने एक और उन्हें बहुत अच्छी प्रपोजल दी कि देखिए, हमने अपने ऊपर दिन ब दिन इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, कर्जा हम पे ऊपर बढ़ता चला गया। हमने क्या किया? मैं रोडों के खिलाफ नहीं हूँ, मोटरवे के खिलाफ नहीं हूँ, अंडर बाईपास के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं। आपने डैम्स पे काम किया, आपने वाटर रिजर्वेशन पे काम किया, आपने ट्रांसमिशन पे काम किया, आपने इंडस्ट्री पॉलिसी दी, आपने इंपोर्ट पॉलिसी दी। हमें इस तरफ जाना चाहिए जहां रिप्रोडक्टिव काम होने चाहिए, जहां बाकी रिप्रोडक्टिव काम होने से आपको इंटरेस्ट, जो आप पैसे आपने लिए हुए वो किसी पॉजिटिव जगह पे लगे। हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम भी बैंक से फाइनेंस लेते हैं, पर हम रिप्रोडक्टिव के ऊपर लगाते हैं ताकि वो अपनी मदद आपसे काम कर सके, वो अपना बोझ उठा सके। हमारे ऐसे बहुत से इदारे हैं, जैसे हमने कहा PIA है, स्टील बिल है, बहुत सी जो टैक्स गुजार के पैसों से दिन ब दिन उसको हम पाल रहे हैं, उससे आप पब्लिक पार्टनरशिप पे करेंगे। इसी बजट के अंदर हमने ये भी प्रपोजल दिया कि अगर ये बजट सनती व ताजर दोस्त हुआ तो मईशत का पहिया आगे चल सकेगा। हाँ, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपने कहा कि अगर तो सनती और ताजर दोस्त हुआ तो मईशत का पहिया चल सकेगा, लेकिन अगर टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, शरह सूद में इजाफा कर दिया जाता है, तो फिर आप लोगों के लिए क्या मुश्किल आता है? कहाँ देखते हैं मुल्क की मईशत स्टैंड? देखिए जी, हमने इससे पहले वैसा मैंने अर्ज किया, टैक्स बढ़ाना हमारे लिए, हम इससे घबराते नहीं, टैक्स बढ़ना चाहिए। यानी आप तैयार हैं? हम तैयार हैं टैक्स बढ़ने पर। टैक्स बेस के अंदर टैक्स सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। टैक्स जो टैक्स गुजार है उनके नंबर और बढ़ने चाहिए। आप देखिए, आज भी हमारे वो टैक्स नंबर हैं जिन पर बार बार टैक्स लग रहा है। अब देखिए, एक बंदा टैक्स के अंदर आता है, उसको क्या अफादियत है? आप उसको आसान करें, उसको अफादियत दें, उसके अंदर कोई उससे सहूलतें दें ताकि लोग माइल हो सके टैक्स नेटवर्क में आने में। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, हम फॉरेन रेमेडीज का स्लोगन हमारे पास है जी, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, ये नहीं है। अगर हमारे 95 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप उनका ट्रस्ट बहाल करें, उन्हें सहूलतें दें, उनके कोई ऐसे कार्ड इशू करें, गोल्डन कार्ड इशू करें। ये जो 22 हमारा 22 बिलियन है, ये 44 बिलियन हो जाएगा। तो ये इतनी बड़ी रकम नहीं, इतनी बड़ी ये टास्क नहीं। कौमों पे मुश्किलात आती है, गयूर कौम पाकिस्तान निकल जाएंगे, पर क्या है, गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। एक दफा पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी स्टेक होल्डर के बगैर बनती है, फिर पूरा 6 माह इंडस्ट्रियलिस्ट व ताजर उस SRO को उस पॉलिसी के खिलाफ, यानी उसके साथ गवर्नमेंट से डायलॉग करता है। तो वो जो सनती पहिया है, जो ताजर की माशी सरगर्मी है, वो एनर्जी उसकी जगह इस SROs के तहत इस पॉलिसी के खिलाफ लगी रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि इस कश्मकश में ज्यादा नुकसान तो आम आदमी का ही होता है? देखिए, जहाँ तक बात है महंगाई की,
डे बाय डे महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर हम रुपए की कदर को मजबूत करें, दिन ब दिन रुपए की कदर डिवैल्यूएशन की तरफ जा रही है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। हम जब तक रुपए को स्ट्रांग नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट मार्क को कम नहीं कर सकते, हम महंगाई को कम नहीं कर सकते, हम सनती पहिए को कम नहीं कर सकते, सनती पहिए को तेज नहीं चला सकते। डूइंग ऑफ कॉस्ट बिजनेस जो हमारा है, जो हम रीजनल वाइज सबसे हाई हो चुके हैं इस टाइम, जो बिजनेस में सबसे खतरनाक अलार्मिंग है, जो डूइंग ऑफ कॉस्ट बिजनेस हमारा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसकी रीजन क्या है? आप डूइंग ऑफ कॉस्ट बिजनेस पे बड़ा जोर दे रहे हैं, तो ये भी आम आदमी को समझा दें जरा। जी, तो देखिए बात ये है कि आप रिसेंटली आपने देखा 6 माह पहले मॉनेटरी इंपोर्ट पॉलिसी की ना होने की वजह से कई हजार कंटेनर वहां फंस के पोर्टों पे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, जो लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो जो चीजें मार्केट्स में थी उसकी प्राइस हाई होगी, हाई टू स्काई होगी। एक तो अवेलेबिलिटी नहीं, एक प्राइस की वॉर से निकल गए। और हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटल लोग हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके रेट एंड टास्क फिक्स होते हैं, उन्होंने कमिटमेंट्स की होती है सप्लाईज की, तो ये सारी चीजें होती है। अब देखिए ये जो बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट बना है, इससे भी हमें बहुत फायदा होगा। बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत SRO 642 के तहत हम पाकिस्तान से 30 आइटमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सही, सही। और जो वहां से हम इंपोर्ट करेंगे उसमें हमारी देखिए रॉ मटेरियल्स हैं, उसके केमिकल्स हैं, और LPG है, LNG RLNG है, ऑयल है। तो ये तमाम चीजें जो बार्टर ट्रेड होती है, उससे हमारे में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कमी आएगी। ये पॉजिटिव साइन है। एक पॉजिटिव साइन है कि टेक्निकल तौर पे पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से भी इस गवर्नमेंट ने बचाया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस गवर्नमेंट का। तो हम इस चीज़ों से इजहार ये करते हैं और जो उम्मीद करते हैं कि जो इंडस्ट्री का और जो ताजिर का जो बुनियादी मकसद क्या है, वो मकसद ये है कि मुल्क के अंदर माशी पहिए को सरगर्म को तेजी से चलाए, और दूसरी तरफ मुल्क का फायदा होगा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब स्टेक होल्डर के बगैर कोई पॉलिसी को मुरतब ना करे, यानी टेबल टॉक करके आप फिर कोई पॉलिसी लेकर आए, स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें, तभी जो है वो फायदा मुल्क का होगा। क्योंकि अगर मुल्क का फायदा होगा तो आवाम खुशहाल रह सकेगी। बजट तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, कुछ ही देर में पेश भी कर दिया जाएगा। मैसेज देखने वालों के लिए आपका क्या होगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो ये अभी चंद घंटों की बात है, जो प्रपोजल्स लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गवर्नमेंट को दी है, उसके अंदर हम, क्योंकि लाहौर चैम्बर प्रीमियम चैम्बर ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास 32,000 मेंबर हैं, हमने उनकी सजेशन उनको तक पहुंचाई हैं गवर्नमेंट को, और उनकी सॉल्यूशंस भी पहुंचाई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सजेशन को और सॉल्यूशन को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराएगी। चलें जी, हम आपको भी गुड लक कहना चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो सजेशन दी गई हैं वो इम्प्लीमेंट हो, ताजिरों को फ़ायदा होगा तो आवाम को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जो कि हेल्थ के हवाले से है। हमेशा हमारी प्रायोरिटी भी रहता है, हम डिफरेंट सेगमेंट्स शामिल करते रहते हैं, आपको टिप्स देते रहते हैं कि आपने हेल्दी कैसे रहना है। हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज से किस तरह से अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से आपके लिए वो एक्सरसाइजेस फ़ायदेमंद होती हैं। वो तो एक हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज करते चले जा रहे हैं, मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे। सो आप क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली क्या हम आपको बताएंगे जी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं स्वेटिंग कितनी ज़्यादा होती है, पानी का इस्तेमाल हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो डिहाइड्रेशन के मसाइल हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, जुहेब ने हमें ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं। आपको बहुत सारी ज़बरदस्त एक्सरसाइज जो हैं वो हम इनकी दिखाते भी रहते हैं, गाइड भी बहुत अच्छे तरीके से करते रहते हैं। तो आज कुछ ऐसी गलतियां हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे जो आप कर देते हैं, और साथ साथ गर्मी में आपने पानी की कमी को किस तरह से अपनी बॉडी में पूरा करना है, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम स्क्रीन पर आपको गायबाना तौर पर दिखाते रहते हैं, आप काम
जो आपका है वो हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आपने फिट रखना है। अब लोगों के मसाइल बड़े हैं, अब इशू ये आ रहा है कि मतलूबा नताइज नहीं मिलते, क्या गलती होती है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं सारे रिकॉर्डेड मेरे शो जिम से हो रहे होते हैं, तो मुझे आज ऐसा फील हो रहा है जैसे वो लड़की पहले ख़तों किताबें कर रही थी माँ बाप के घर, आज मैं अपने माँ के घर आ गया हूँ, ऐसा फील हो रहा है, अपनी मेके आ गया हूँ। अच्छा, तो जो प्रॉब्लम मसला क्या होता है कि यार जब लोगों से हम पूछते हैं कि यार आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 99% लोग हमें यही कहते हैं कि हम कर रहे हैं डाइट। 1% होते हैं जो हमसे सच बोलते हैं, मतलब 99% चोरी वाला फैक्टर रख देते हैं। तो डाइट मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब पूछता हूँ थोड़ा सा उनसे पूछा जाए कि हाँ क्या क्या खा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा बताना शुरू होते हैं, हाँ जी रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खाए हैं, बिरयानी भी खाई है, सब कुछ खाया है। तो फिर मैं कहता हूँ डाइट क्या किया है, तो वो कहते हैं कि यार हम इतनी कर रहे हैं, इतनी नहीं कर रहे हैं। चीट डे रखे होते हैं ना, तो वो मैं तो उनको कहता हूँ या तो डाइट होती है या तो डाइट नहीं होती। वो जैसे वो अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पे, तो वो कहता था या तो हमारे साथ हो हमारे खिलाफ हो, या तो नहीं हो। डाइट भी ऐसे है या नहीं है। लोग जो समझते हैं कि डाइट अपनी मर्जी से कर ली, कभी बिरयानी खा ली, कभी ब्राउन ब्रेड खा ली, तो ऐसा नहीं होगा। और छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर डाइट फॉलो भी कर रहे हो, तो अगर आप उनका किसी का डाइट प्लान पूछो, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो ले रहे होते हैं उसकी वजह से उनका डाइट स्टक हो जाती है, उनका वेट स्टक हो जाता है। उसकी वजह क्या, फॉर एग्जांपल 2-3 खजूरें खा ली, 4 खा ली, तो देखने में छोटी हैं लेकिन उनकी कैलोरीज ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कभी कभी मैं पिज़्ज़े का एक स्लाइस खा लिया, तो स्लाइस तो छोटा सा लेकिन कैलोरीज ज़्यादा है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार ये मैटर नहीं करता आपने कितना खाया है, क्या खाया, ये मैटर करता है। तो जहर होता है, थोड़ा खाओ ज़्यादा खाओ, उसका जो फैक्टर आपकी बॉडी में रहता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ जब तक डाइट पोर्शन कंट्रोल नहीं होगा तो आप वो जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। इसको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा हमें कि यार इसको करना। अच्छा, अब जोहेब हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने किसी को देख के इम्प्रेस हुई और उसके टारगेट अचीव करना शुरू कर दिए, उसके टाइम फ्रेम में मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। सो मुझे ये बताएं इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले तो दूसरे को देख के आप वो टारगेट बना सकते, बिकॉज उसकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर बंदे का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसका काम का तरीका डिफरेंट है, उसके मसल्स की जो है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बॉडी के रिस्पॉन्स रेट डिफरेंट है। आप किसी को अपने साथ मैच नहीं करते, आपका मुकाबला सिर्फ अपने साथ होता है। अगर आप दूसरे को देख के कोशिश करोगे तो आप कभी भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगर उसने 3 महीने फॉर एग्जांपल कोई अपना टारगेट अचीव कर लेगा, आप 6 महीने भी कर लोगे तो आप खुश नहीं होगे अपने आप ऐसे ही है, क्योंकि दूसरे को देख के तो आप कभी पॉसिबल नहीं है। सही। अब आ जाते हैं जी डिहाइड्रेशन। लोग कहते हैं जो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको इशू ये आ रहा है पानी की कमी हो जाती है, स्किन ड्राई हो रही है, स्टमक का इशू हो रहा है। सो क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले तो जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीने की जरूरत है, और जो एक्सरसाइज नहीं करे एटलीस्ट या पूरे दिन की रूटीन बता रहे हैं? हाँ जी, पूरे दिन में। और जो एक्सरसाइज नहीं करे कम से 7 से 8 गिलास पानी पिए, और कोशिश करें ORS पानी में डालें, या फिर आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू हो जाए तो सबसे बेस्ट है। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में पूरे करना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप ORS लेते हो या लीमू लेते हो ये बेहतर है। तो सेकंड क्या है, जब पानी आप देखने में तो जस्ट पानी है, लेकिन अभी क्या क्या बॉडी के अंदर चेंज कर, अगर पानी नहीं पिए, हमारी ब्लड जो 99% वाटर है, 99% पानी है हमारा खून। अगर हम डिहाइड्रेट होंगे तो क्या होगा, थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा तो हार्ट को भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, और आपका सबसे पहले हार्ट डैमेज होने का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है। दूसरा, ब्लड के थ्रू ही बॉडी में पूरी जो न्यूट्रिशन है वो पहुँचते हैं। अब अगर ब्लड थिक हो गया है तो न्यूट्रिशन पहुँच ही नहीं रहे। तो जितना अपने आप को हाइड्रेट रखोगे, आप हेल्दी फील करोगे, एक्टिव फील करोगे। आपको अगर आप डिहाइड्रेट हो आपको माइग्रेन हो सकता है, आप लेथार्जिक फील करोगे, डिजीनेस होगी, ब्लैकआउट होगा, आपका दिल करेगा मैं लेटर हूँ। तो खैर पूरे सब पाकिस्तानियों को दिल करता है कि लेटर ने कुछ ना करें, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज से अगर आप पानी का अच्छा इस्तेमाल करें तो आप एक्टिव फील करोगे, बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे। आपको जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको क्या आता है कि यार क्रैम्प पड़े हैं, ठीक ही नहीं हो रही, 3-3 4 दिन हो गए ठीक ही नहीं। उसकी वजह क्या है, बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी नहीं पी रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब मुझे ये बता दें, अब पानी के लिए भी ना कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट पानी पीना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, मशरूबात का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कुछ लोग डिटॉक्स वाटर की उस पर चले जाते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल, जिन लोगों के लिए आदत है ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल तो बिल्कुल ड्रेन आउट करते हैं पानी को। मुझे ये बता दें कि ये जो अल्टरनेट पानी के हैं और ख़ास तौर पे मशरूबात रिप्लेस जो करते हैं, ये प्रैक्टिस कैसी है? जूसेस ठीक हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा वंस अ डे 1 ग्लास ऑफ जूस इनफ है, लेकिन अब ज़्यादा लेते हो तो इन दी एंड वो भी आपको वेट गेन करवा देगा अल्टीमेटली, बिकॉज वो डायरेक्ट जो है
ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में जाएगा, ग्लूकोज जाएगा डायरेक्ट और आपको इन दी एंड आपका वेट गेन करेगा। कोशिश करें फ्रूट्स खाएं, ऐसा जैसे आजकल वाटरमेलन है, मैं खास सब तो ऑलमोस्ट जानने वाला है, तो वो उसका इस्तेमाल करें। ऐसे फ्रूट जो वाटरी हैं उनका इस्तेमाल करें। और जो लोग ड्रिंक्स पी रहे हैं ये इस नाम पे कोल्ड ड्रिंक्स के यार अपनी आपको हाइड्रेट कर रहे हैं, तो वो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बिकॉज ड्रिंक्स जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स से उल्टा आपको डिहाइड्रेशन करती हैं। जैसे आपने उसकी भी बात की है कॉफ़ी की, तो वो भी डिहाइड्रेट करती है। जो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं उनको तो डबल पानी पीना चाहिए, बिकॉज वो बिल्कुल पानी को निकाल रही है बॉडी से। तो आजकल जितनी गर्मी है, पानी मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ पानी की बोतल में पास रख लें और पीते रहें, जब खत्म हो फिर पानी का चीज़ें पड़ा हुआ है ना तो पी लिया, एक सिप ले लिया, नहीं भी दिल कर रहा है एक तरह का ना मोमेंटम बना होता है, कोई काम करके खोले बोतल पी लिया। हाँ, बिल्कुल, तो मोमेंटम अपना बनाएं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज से पहले आपको पानी पीना चाहिए और कुछ लोग गर्म पानी का इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज के बाद गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा जी आपके वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। सो आप किस तरह से गाइड करते हैं? अच्छा, ये जो है ना, ये मैं इनको एज अ इंग्रेडिएंट समझता हूँ। जैसे आप बिरयानी बनाएं उसके अंदर एक नमक एक इंग्रेडिएंट है या चिकन मिर्च मसाला इंग्रेडिएंट, वैसे ये जो चीज़ें हैं ना, गर्म पानी पी लिया या सुबह उठ के ग्रीन टी पी ली, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हेल्दी लाइफ के लिए। लेकिन इन सब का इंग्रेडिएंट्स का एक साथ होना ज़रूरी है। इसका इम्पैक्ट तो है बॉडी पे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसको लेके चलें तो फिर है। अदरवाइज अच्छी चीज़ है। ठंडा पानी का इफेक्ट तो एक ही हाइड्रेट करेगा बॉडी, लेकिन अगर आप ठंडा पानी पिए तो उसका नुकसान है। लेकिन आपको एक एट द सेम टाइम बताऊं, ठंडा पानी आपको मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ करता है। अच्छा, लेकिन बिकॉज वो आपका गला खराब करता है इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। सही। और गर्म पानी का इस्तेमाल में गर्म पानी का इस्तेमाल जो आपका स्टमक को बड़ा फिट रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा, डाइजेशन को बेहतर करेगा, आपके स्किन को बेहतर करेगा, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करेगा। चलें जी, ये फ़ायदे हैं। सो पानी का इंटेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेट अपनी बॉडी को रखिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए, साफ़ पानी का इस्तेमाल कीजिए, वॉक एक्सरसाइज मामूल बना लें अगर आप ज़िंदगी में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे ज़ुहैब देखने वालों को? कोशिश करें एक्सरसाइज को अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं, और आजकल जो जितनी गर्मी है बाहर निकलें पानी साथ लेके निकलें, डिहाइड्रेट ना होने बॉडी को, बिकॉज इसकी वजह से लोग मैंने देखा है जो एक्सरसाइज करने जाने सीधा हॉस्पिटल भी जाते देखा है। डिहाइड्रेट नहीं होने देना बॉडी को किसी भी सूरत। पानी की बोतल आपके हाथ में होनी चाहिए, खासतौर पर और साफ पानी पीने को जो है वो तरजीह दें, क्योंकि पानी आपको जहाँ पर फायदा पहुंचाएगा वहीं पर अगर आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो नुकसान की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। आज का मौसम। जून का महीना है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। आज का मौसम, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा और आपका वीकेंड कैसा रहने वाला है? मायदा की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। बिल्कुल है ना, आज शहर के मौसम का कुछ ना पूछें आप तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इंतहाई दर्जे तक महसूस की जा रही है। इस टाइम मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसने शहरियों का जो है वो बुरा हाल कर दिया है। पसीने से शराबूर शहरी अच्छे हाथ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह हम लोगों के चेहरे बाहर फील्ड में मुरझाए हुए हैं, तो इसी तरह शहरी भी जो है वो अच्छे हाथ से गर्मी को फेस कर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है। इस टाइम जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर का दर्जा हरारत आज जो है वो 40 तक जाएगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। अभी गर्मी की जो सिचुएशन देखने में नज़र आ रही है, गर्मी और तपिश जो है सूरज की वो अच्छी खासी महसूस की जा रही है, जिसके बायस शहरियों को जो है वो सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि गर्मी की तपिश जो है वो अच्छी खासी है। तो घबराए हुए थोड़े शहरी हैं कि आज किस तरह से सारा दिन उनका गुजरेगा। सायादार जगह ढूंढते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को मुकम्मल तौर पर उन्होंने ग्लासेस और जो है वो कपड़े से भी मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ है। पानी की बॉटल्स भी शहरियों के पास देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे शहरियों के लिए बार बार जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो माहिरीन की जानिब से ये कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि पानी की कमी हमारे शहरियों को ना हो। तो पानी का इस्तेमाल जो है हमारे शहरियों ने बहुत ज़्यादा करना है। जहाँ पर ओवरऑल गर्मी की शिद्दत अच्छी खासी आज महसूस की जा रही है, वहीं पर बढ़ती लोड शेडिंग के बायस भी हमारे शहरी जो है वो परेशान है, गिले शिकवे भी करते हुए दिखाई देते हैं।
कि बढ़ती गर्मी भी एक जो उनको वो भी फेस करनी पड़ती है, और साथ लोड शेडिंग जो है वो भी उसके बायस भी जो है वो अच्छा खासा जो हमारे शहरियों का टेम्परेचर है वो दर्जा हरारत वैसे तो ओवरऑल बढ़ा ही है, लेकिन लोड शेडिंग होने के बायस जो है उससे भी हमारे शहरियों का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, पारा हाई होता हुआ दिखाई देता है। इस गर्मी को फेस करना शहरियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो आइंदा हफ्ते तक कोई बारिश के अमकानात जाहिर नहीं किए गए हैं, जिसके बायस दर्जा हरारत में मजीद इजाफा देखने में नजर आएगा। माहिदा आपका बहुत शुक्रिया जी। अब आ जाते हैं जी आज की हेल्दी टिप की तरफ। सो नाज़रीन, आज की हेल्दी टिप में हमने आपको बताना है एक टोटका। वो लोग जिन्हें मुसलसल पेट दर्द का इशू रहता है, अद्वियात से अगर आप इलाज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करना चाहूँगी, कुछ होममेड चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पेट दर्द से निजात दिला सकती हैं। पहले आपको इन चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके देखें। खुदा ना खास्ता अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर आप जो है वो दूसरी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। गाजर और पुदीने का जूस जो है इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। पुदीने को आप पानी में बॉयल करके भी ले सकते हैं, गाजर का जूस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ग़िज़ाइयत भी फराहम करता है और आपकी बॉडी में से इस तरह के अनासर को बाहर निकाल देता है। इसके अलावा जी एप्पल विनेगर, सेब का सिरका भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो लोग जिन्हें मुसलसल ये इशू रहता है वो 1 चाय का चम्मच गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में अगर आप इस्तेमाल कर लें तो बेहतर ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ जो बाहर का आजकल टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग भी अगर पानी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ अगर आप 1 चम्मच शहद का मिला लें। शहद में अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों से शिफा रखी है, सो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। किशमिश, आड़ू और आलू बुखारा अवेलेबल है, नेचुरल चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुँचेगा। फ़ाइबर से भरपूर ये चीज़ें हैं जी, जहाँ पर आपको पेट दर्द से निजात दिलवाएंगी, वहाँ पर आपके जिस्म में मुख्तलिफ जो कमियां हैं उनको भी दूर करेंगी। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है जी दही, जिसमें गुड बैक्टीरियाज बहुत अच्छी तादाद में होते हैं। मुसलसल जिन लोगों को ये इशू रहता है कि उनका पेट दर्द है, खाली पेट सुबह उठते ही अगर दही का एक छोटा सा बाउल वो खा लें, इसके साथ छिलके का इस्तेमाल कर लें, पानी में छिलके का इस्तेमाल कर लें, दही का इस्तेमाल कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद हो सकता है। गर्मियों में वैसे ही आपके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मौसर हो सकता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, सौंफ का इस्तेमाल पानी में बॉयल करके भी कर सकते हैं, अगर आप वैसे चू कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, तो इसका फ़ायदा हमें किस तरह से पहुंचता है। फिर जी आप गर्म पानी की बोतल एक आम सा हल है जी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, सो ताकि आपको जो इशू रह रहा है वो आपका सॉल्व हो सके। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है, अपने बॉडी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक। जैसे कुछ लोगों को सौंफ पसंद है, कुछ लोगों को ज़ीरे का पानी पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाज़रीन, ये था आज का टोटका जो आपके साथ शेयर किया। हमारे सेगमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी आपसे कल, लेकिन उससे पहले बर्थडे जिनकी है, कुछ लोग हमारे से शिकायत करते हैं कि अच्छा जी मेरी तस्वीर मिस हो गई, अब इतने सारे नाम हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि जी जल्दी आएँ और जल्दी पाएँ वाली पॉलिसी जो है वो हम अपनाते हैं। सो आप अपने पिक्चर्स भेज दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाना है। अगेन माहिदा ने मौसम के बारे में हमें बताया, गर्मी बढ़ रही है, और जुहेब ने हमें कहा कि डिहाइड्रेशन से अगर आपने बचना है तो पानी के अलावा ऑल्टरनेट कोई नहीं है जी। अगर आप जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स पे जाएं, पानी का इस्तेमाल जितना अच्छा करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।